नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे हिमालय की नदियां। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां टेथिस भूसन्नत में गिरती थीं। चूँकि हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती नदियों का तात्पर्य साथियों ये हिमालय के निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित हो रही हैं एवं हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती हैं। अतः इनके द्वारा महाखंडों, गार्ज का निर्माण हुआ है। हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है। अतः ये सदानीरा नदियां हैं। मैदानी क्षेत्र वर्षा भर नौकायन के लिए उपयुक्त होते हैं। ये नदियां पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण करती हैं। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनता के कारण ये विसर्पों का निर्माण करती हैं एवं प्रायः अपना मार्ग बदल लेती हैं। इनमें सिंचाई की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। साथियों, भारत के पश्चिमी भाग में सिंधु नदी तंत्र है, जबकि मध्य में गंगा यमुना के विशाल मैदान मिलते हैं जो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, और पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमें देखने को मिलता है। आज हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र। साथियों, सिंधु नदी ये जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी सहायक नदियां जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है सिंधु नदी, जो इस तरह से प्रवाहित होकर यहाँ पाकिस्तान प्रवेश करती है और ये आकर कराची के पास अरब सागर में गिरती है। उत्तर से इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी अक्सर कर प्रश्न पूछने को आता है और इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाने की बात आती है। तो सबसे पहले आती है आपकी चेनाब, चेनाब के बाद झेलम, सबसे पहले झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, फिर ब्यास और अंत में सतलज नदी, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम है। साथियों, इसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज आदि सम्मिलित हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है एवं यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। साथियों, इसका संग्रहण क्षेत्र 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिसमें भारत में इसका क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। इसके अंतर्गत जो उत्तर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, इनके पानी पर पाकिस्तान का अधिक अधिकार रखा गया और इनके जल का 80% उपयोग पाकिस्तान करता है। जबकि चूँकि ये भारत से प्रभावित होती हैं, तो भारत को इनके जल का सिर्फ 20% भाग प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। जबकि अन्य 3 नदियाँ रावी, सतलज और ब्यास,
इनके पानी पर भारत का 80% उपयोग करने का अधिकार है और 20% पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ना होता है, जिस पर भी बातचीत भी चल रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इन नदियों का पानी हम 80% उपयोग नहीं कर पाते हैं, अतिरिक्त पानी भी पाकिस्तान चला जाता है। इसके लिए भारत बांध बना रहा है, बांध बनाकर अपने भाग का जो समझौते में तय है वो 80% पानी उपयोग करने की बातचीत चल रही है साथियों। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पचनद, जिसके अंतर्गत सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम प्रमुख हैं। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठनकोट में, जो पाकिस्तान में स्थित है, के पास मिलती हैं। जाश्कर, शिगार व गिलगित बाईं ओर से मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में स्यूक, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि प्रमुख नदियां हैं। काबुल व उसकी सहायक नदियां जो पंजाब प्रांत की पाकिस्तान के पास सिंधु में मिलती हैं, अटक नामक स्थान पर, तथा सिंधु नदी इसी स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कराची की पूर्व में अरब सागर में गिरती है। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों की। तो सबसे उत्तरी भाग में जो नदी है वो है झेलम। यह सिंधु की सहायक नदी है जो पीर पंजाल पर्वत में स्थित वेरीनाग झरने से निकलकर उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। ये जो, अगर आप अमरनाथ की यात्रा करेंगे तो शेषनाग झील जिसे बोलते हैं, वहीं से ये निकलती है। इसी नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है और बुलर झील से निकलकर यह फिर आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के लगभग समानांतर बहती है। साथियों, कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी का नौकागम्य क्षेत्र है। इससे कश्मीर में आवागमन एवं व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीनगर में इस पर शिकारा व बजरे का अधिक चलाए जाते हैं तथा नावों में फल, सब्जियां और फूलों की खेती की जाती है। झेलम और रावी पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सिंधु की दूसरी सहायक नदी चिनाब की। यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो लाहौल स्फीति में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां मिलकर चेनाब कहलाती हैं। ये नदियां हिमाच्छादित पर्वतों से निकलती हैं। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम साथियों अश्किनी है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मिलाने को दे दिया जाएगा प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, तो आप हमें नदियों के प्राचीन नाम भी याद रखने हैं साथियों। अब हम अगली नदी की बात करते हैं, वो नदी है रावी। इसका प्राचीन नाम परशुड़ी या इरावती है। यह नदी पंजाब की 5 नदियों में छोटी है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, जो कि कुल्लू की पहाड़ियों में है, रोहतांग दर्रे के समीप है और इसी के निकट साथियों व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब से मिलती है और इसके आगे यह धारा चिनाब के नाम से आगे बढ़ती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और इसका प्राचीन नाम साथियों परशुड़ी या इरावती भी है। अब हम बात करते हैं व्यास नदी की। यह सतलज की सहायक नदी है जिसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में, जैसा कि अभी हमने बताया, रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे व्यास कुंड से होता है और कपूरथला के हरकी नामक स्थान पर यह
सतलज नदी से मिल जाती है। यह 470 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये ऐसी नदी है जो भारत से उद्गमित होती है, उद्गम स्थल भी इसका यहीं पर है और यहीं पर ये भारत में ही ये जो है सतलज में मिल जाती है। अब हम सिंधु नदी तंत्र की आखिरी नदी, अंतिम नदी सतलज के बारे में जानते हैं। साथ ही जो ब्यास नदी हमने बताई, ब्यास का नाम प्राचीन नाम विपाशा भी है, ये भी हमें नोट करना है। सतलज यह चिनाव की एक सहायक नदी है। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है तथा सिपकीला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। लाहौल स्पीति इसकी मुख्य सहायक नदी है। जो लाहौल स्पीति हम जिसको नाम कहते हैं, उसमें जो स्पीति है, स्पीति नाम की एक नदी भी है, वह नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है। एक सिंधु हो गई पूर्ववर्ती नदी और एक सतलज। बाकी हमारी जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सारी बाद की नदी। पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु के बाद सतलज आती है और इसका भी उद्गम स्थल कहाँ है? हमारे जो चीन का पड़ोसी तिब्बत है, वहाँ पर इसका उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील के पास है। साथियों, यह एक एकमात्र ऐसी पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित करती है। तीनों श्रेणियाँ वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अपरदित करके प्रवाहित होती है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। भारत तिब्बत मार्ग सतलज घाटी से होकर ही गुजरता है। भारत में इस नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है साथियों, और इसका प्राचीन नाम शतुद्री है। प्राचीन नाम शतुद्री है। तो ये मुख्य बिंदु हमें प्राचीन नाम याद रखना है। झीलम का वितस्ता, चिनाब का अश्किनी, रावी का परशुड़ी वेरावती, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा और सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है साथियों। ऐसे ही परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लेके आपकी सेवाओं पर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे हिमालय की नदियाँ। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ टेथिस भूसन्नत में गिरती थीं। चूँकि हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती नदियों का तात्पर्य साथियों ये हिमालय के निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित हो रही हैं एवं हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपरदन कार्य करती हैं। अतः इनके द्वारा महाखंडों, गार्ज का निर्माण हुआ है। हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है। अतः ये सदानीरा नदियाँ हैं। मैदानी क्षेत्र वर्षा भर नौकायन के लिए उपयुक्त होते हैं। ये नदियाँ पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण करती हैं। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनता के कारण ये विसर्पों का निर्माण करती हैं एवं प्रायः अपना मार्ग बदल लेती हैं। इनमें सिंचाई की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। साथियों, भारत के पश्चिमी भाग में सिंधु नदी तंत्र है, जबकि मध्य में गंगा यमुना के विशाल मैदान मिलते हैं जो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, और पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमें देखने को मिलता है। आज हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र। साथियों, सिंधु नदी
ये जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है सिंधु नदी, जो इस तरह से प्रवाहित होकर यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये आकर कराची के पास अरब सागर में गिरती है। उत्तर से इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी अक्सर कर प्रश्न पूछने को आता है और इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाने की बात आती है। तो सबसे पहले आती है आपकी चेनाब, चेनाब के बाद झेलम, सबसे पहले झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, फिर ब्यास और अंत में सतलज नदी, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम है साथियों। इसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज आदि सम्मिलित हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है एवं यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। साथियों, इसका संग्रहण क्षेत्र 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिसमें भारत में इसका क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। इसके अंतर्गत जो उत्तर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, इनके पानी पर पाकिस्तान का अधिक अधिकार रखा गया और इनके जल का 80% उपयोग पाकिस्तान करता है। जबकि चूँकि ये भारत से प्रभावित होती हैं, तो भारत को इनके जल का सिर्फ 20% भाग प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। जबकि अन्य 3 नदियाँ रावी, सतलज और ब्यास, इनके पानी पर भारत का 80% उपयोग करने का अधिकार है और 20% पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ना होता है, जिस पर भी बातचीत भी चल रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इन नदियों का पानी हम 80% उपयोग नहीं कर पाते हैं, अतिरिक्त पानी भी पाकिस्तान चला जाता है। इसके लिए भारत बांध बना रहा है, बांध बनाकर अपने भाग का जो समझौते में तय है वो 80% पानी उपयोग करने की बातचीत चल रही है। साथियों, सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पचनद, जिसके अंतर्गत सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम प्रमुख हैं। ये 5 नदियाँ संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठनकोट में, जो पाकिस्तान में स्थित है, के पास मिलती हैं। जास्कर, शिगार व गिलगित बाईं ओर से मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में स्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि प्रमुख नदियाँ हैं। काबुल व उसकी सहायक नदियाँ जो पंजाब प्रांत की पाकिस्तान के पास सिंधु में मिलती हैं अटक नामक स्थान पर, तथा सिंधु नदी इसी स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कराची की पूर्व में अरब सागर में गिरती है। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों की। तो सबसे उत्तरी भाग में जो नदी है वो है झेलम। यह सिंधु की सहायक नदी है, जो पीर पंजाल पर्वत में स्थित वेरीनाग झरने से निकलकर उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। ये जो, अगर आप अमरनाथ की यात्रा करेंगे तो शेषनाग झील जिसे बोलते हैं, वहीं से ये निकलती है। इसी नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है और बुलर झील से निकलकर यह फिर आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के लगभग समानांतर बहती है। साथियों, कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक
झेलम नदी का नौकागम्य क्षेत्र है। इससे कश्मीर में आवागमन एवं व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीनगर में इस पर शिकारा व बजरे का अधिक चलाए जाते हैं तथा नावों में फल, सब्जियां और फूलों की खेती की जाती है। झेलम और रावी पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सिंधु की दूसरी सहायक नदी चिनाब की। यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, जो लाहौल स्फीति में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियाँ मिलकर चेनाब कहलाती हैं। ये नदियाँ हिमाच्छादित पर्वतों से निकलती हैं। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम साथियों अश्किनी है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मिलाने को दे दिया जाएगा प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, तो आप हमें नदियों के प्राचीन नाम भी याद रखने हैं साथियों। अब हम अगली नदी की बात करते हैं, वो नदी है रावी। इसका प्राचीन नाम परशुड़ी या इरावती है। यह नदी पंजाब की 5 नदियों में छोटी है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, जो कि कुल्लू की पहाड़ियों में है, रोहतांग दर्रे के समीप है और इसी के निकट साथियों व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब से मिलती है और इसके आगे यह धारा चिनाब के नाम से आगे बढ़ती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और इसका प्राचीन नाम साथियों परशुड़ी या इरावती भी है। अब हम बात करते हैं व्यास नदी की। यह सतलज की सहायक नदी है, जिसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में, जैसा कि अभी हमने बताया, रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे व्यास कुंड से होता है और कपूरथला के हरकी नामक स्थान पर यह सतलज नदी से मिल जाती है। यह 470 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह ऐसी नदी है जो भारत से उद्गमित होती है। उद्गम स्थल भी इसका यहीं पर है और यहीं पर ये भारत में ही ये जो है सतलज में मिल जाती है। अब हम सिंधु नदी तंत्र के आखिरी नदी, अंतिम नदी सतलज के बारे में जानते हैं। साथ ही जो ब्यास नदी हमने बताई, ब्यास का नाम प्राचीन नाम विपाशा भी है, ये भी हमें नोट करना है। सतलज यह चिनाब की एक सहायक नदी है। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है तथा सिपकीला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। लाहौल स्पीति इसकी मुख्य सहायक नदी है। जो लाहौल स्पीति हम जिसको नाम कहते हैं, उसमें जो स्पीति है, स्पीति नाम की एक नदी भी है, वह नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है। एक सिंधु हो गई पूर्ववर्ती नदी और एक सतलज। बाकी हमारी जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सारी बाद की नदी। पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु के बाद सतलज आती है और इसका भी उद्गम स्थल कहाँ है? हमारे जो चीन का पड़ोसी तिब्बत है, वहाँ पर इसका उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील के पास है। साथियों, यह एकमात्र ऐसी पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित करती है। तीनों श्रेणियाँ बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अपरदित करके प्रवाहित होती है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। भारत तिब्बत मार्ग सतलज घाटी से होकर ही गुजरता है। भारत में इस नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है साथियों और इसका प्राचीन नाम शतुद्री है। प्राचीन नाम शतुद्री है। तो ये मुख्य बिंदु हमें प्राचीन नाम याद रखना है। झीलम का वितस्ता,
चिनाब का अश्किनी, रावी का परशुड़ी वेरावती, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा और सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है साथियों। ऐसे ही परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए आपकी सेवाओं पर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।